तो ये हमारी लाइफ की जो जितनी ट्रैफिक्स हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं। कई बार जब हम एकदम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा काम यूं ही हो जाता है। किसी-किसी दिन जब हम सो के उठते हैं, बड़े फ्रेश मूड में उठते हैं और जब उठते हैं, तो उस दिन पूरा दिन एक-एक काम जब हम करने जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है। उस दिन अगर हम बैंक भी जाएँ तो हमें लाइन नहीं लगाना पड़ता है। कोई काम करने जाते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाती है। किसी-किसी दिन क्या होता है कि अगर हम बुरे मूड में उठते हैं, हमारा मूड अच्छा नहीं है, या उठते ही कुछ ऐसा हो गया घर में, जिससे मूड ऑफ हो गया, तो फिर घर से बाहर निकलने से ले तक रात तक, शाम तक जो पूरा दिन हमारा बीतता है, वो नेगेटिव ही बीतता है। हमारे साथ कुछ भी उस दिन अच्छा नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमने ही अपना जो मूड सुबह अच्छा किया, तो पूरा दिन अच्छा गया और हमारा मूड ऑफ रहा, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी, उस वजह से पूरा का पूरा मूड, पूरा का पूरा दिन क्या हुआ, खराब हुआ। अब ये 2 तरह की जो चीज़ें हैं, कभी-कभी जब हम अपने मूड को कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे लाइफ को हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि उनके मन में कोई नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जो भी करना चाहते हैं, उनको बड़ी आसानी से वो काम वो कर पाते हैं। कोई इसमें परेशानी नहीं आती होगी। आई गेस ऐसा ही होता होगा। जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, बाधाएँ हमारे फैमिली में या हमारे हेल्थ में, रिलेशनशिप में होता ही रहता है। अब ये एक डॉक्टर यूलेन थे और उन्होंने किस तरह का चमत्कार किया है, किस हीलिंग टेक्निक को उन्होंने हमारे सामने वो ले आए और उस हीलिंग टेक्निक से कैसे-कैसे लोग हील होते गए, ये एक चमत्कार है। और वो हील जो होते हैं हम सब, उस टेक्निक से वो मोस्टली ये होता है कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है वो क्लीन हो जाते हैं। हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। जैसे आपने गार्डन अगर देखा होगा तो गार्डन में जब बहुत सारे फूल लगे होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन उस गार्डन को मेंटेन करने के लिए जब उस जो माली होता है रोज़ उसमें से कुछ विषैले पौधे होते हैं, कुछ वीड्स होते हैं, अनचाहे पौधे, उसको निकालता है माली और फिर उसको निकाल कर उसका जो प्लांटेशन करता है, जो एक्चुअली एक कोई और आ रहा है, स्नेहा। वेलकम स्नेहा। तो वो जो माली होता है वो उस गार्डन में से अनचाहे प्लांट्स को निकालता है, तभी हमारे जो फूल हैं वो सुंदर दिखते हैं या वो मेंटेन रहते हैं। दिमाग हमारा जो है वो बिल्कुल उस गार्डन की तरह है। जब अच्छे विचार होते हैं, अच्छे थॉट्स होते हैं, अच्छी फीलिंग्स होती हैं, तो हमारा जो गार्डन है वो खिला हुआ रहता है, सुंदर दिखता है, सब कुछ अच्छा होता है हमारे लाइफ में। लेकिन जैसे ही हम उसको मेंटेन नहीं करते, उसमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव बिलीव्स आ जाते हैं, तो वो अनचाहे पौधे की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है, हमारे मन में बैठ जाता है। और जो हमारे मन को और दिमाग को नकारात्मक करता है और जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। इन सारी नेगेटिव फीलिंग्स से, थॉट से, बिलीफ से हम इस जो हीलिंग टेक्निक है उसको क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर यूलेन नाम के एक डॉक्टर थे जो हवाईयन एक हवाई जगह है, आप सबने सुना होगा। हवाई के वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, गवर्नमेंट डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे। एक समय में हवाई में ऐसा टाइम आया था, जैसे हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है, कुछ 5 साल, 10 साल ऐसे होते हैं कि उस कंट्री में बड़ी क्राइम होती है या बहुत ही आतंक भरा रहता है। वो हवाई का एक समय था जिसमें बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा था और उस आतंक के कारण वहाँ बहुत क्रिमिनल्स हो गए थे और ऐसे डेंजरस मतलब जो इतने खतरनाक क्रिमिनल थे कि कईयों ने बहुत ज्यादा मर्डर किया था, रेपिस्ट थे उसमें से, कईयों ने बहुत ज्यादा चोरी डकैती की थी, कुछ ऐसे थे जो अपने ही फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मार डाला था, कुछ ऐसे थे जो खुद को मारने की कोशिश करते थे। तो एक असाइलम था हवाई जो प्लेस है वहां पर, और उस असाइलम में बड़े-बड़े पागल हुए, उस वक़्त हुए। और वो पागल कैसे हुए? वो इतना ज़्यादा उन्होंने क्राइम किया था कि उन्होंने अपने दिमागी जो उनकी हालात थी, वो उस क्राइम की वज़ह से बिगड़ गया था। और उनको
एक जैकेट से, लोहे के जैकेट से बांधा जाता था, क्योंकि उनको जैसे ही वो थोड़ा सा भी टाइम पाते थे, वो अपना भी नुकसान किया करते थे, अपने शरीर के अंगों को काटा, हाथ पैर को काटने लगते थे, या अगर कोई दिख जाता था तो उसको वहीं पर वो मार डालते थे। इस तरह के पेशेंट हुआ करते थे, उन पर किसी भी तरह का कोई दवाई काम नहीं किया, इतने इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, दुनिया भर के डॉक्टर वहां गए, लेकिन एक भी पेशेंट ठीक नहीं हो सका। डॉक्टर यू लेंग को वहां भेजा गया, सारी दवाइयां वहां पर जो थी वो एकदम काम नहीं कर रही थी, और यू लेंग को कहा गया कि आप कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल करिए। सबको पता था कि डॉक्टर यू लेंग डॉक्टर के साथ साथ एक हीलर भी थे। तो डॉक्टर ने परमिशन मांगा कि मैं दवाइयों से इनको नहीं ठीक करूंगा, मेरे पास ऐसी टेक्निक है, अगर परमिशन है गवर्नमेंट की तो मैं उस टेक्निक को यूज करूंगा। गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दिया। उन्होंने जितने पेशेंट थे उस असाइलम में, उस पागल खाने में जितने पेशेंट थे जो क्रिमिनल पेशेंट थे, उनको 1 साल के अंदर ठीक कर दिया। और 1 साल के अंदर ठीक तो कर ही दिया, सारे पेशेंट, एक एक पेशेंट अपने घर चले गए। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल बंद हो गया, और उसके बाद हवाई में एक भी क्रिमिनल नहीं हुए। ये वर्ल्ड के हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने एक भी पेशेंट से वो मिले नहीं थे, एक भी पेशेंट को वो मिल नहीं पाए थे, क्योंकि उन पेशेंट्स की कंडीशन नहीं थी मिलने की। उनकी कंडीशन थी कि वो इतने वाइल्ड टाइप के थे कि अगर कोई इनको सामने दिखता था तो उसको वो मारने उखड़ पड़ते थे। तो इस वजह से वो मिले भी नहीं, बिना मिले सारे पेशेंट्स को ठीक किया। और वो भी कैसे, एक एक पेशेंट की फाइल को उन्होंने पकड़ा, और उस फाइल को पकड़ के, उनके नाम को पकड़ के, और उन्होंने ये हीलिंग प्रेयर किया, और इस हीलिंग प्रेयर से वो उनको ठीक कर दिए। हॉस्पिटल बंद हो गया। तब के बाद से ये हीलिंग प्रेयर बहुत ही प्रचलित है, और ये सचमुच एक जादुई तरीके से काम करता है। इसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। जो डॉक्टर यूल ने किया वो उसको डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। इससे आप किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या किसी को भी आप हील कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अब दूसरी जो चीज है कि आखिर कोई किसी के मन में सवाल आएगा कि क्यों ये जो हीलिंग टेक्निक है उससे लोग ठीक हो गए, बिना मिले ही उन्होंने कैसे ठीक कर दिया, आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है। देखिए, इसके पीछे का साइंस ये है कि हम सब एक एनर्जी से बने हैं। हम सब ने क्लास 9th-10th में फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ा था, E=mc²। उसमें बताया गया है कि हम सब एक ही ऊर्जा से बने हैं, है ना। और एक ही ऊर्जा का मतलब क्या है, मान लो जैसे ये मेरे पास बॉटल है, ये प्लास्टिक का बॉटल है। इस बॉटल को अगर हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये जलकर क्या हो जाएगा, मेल्ट होगा, कुछ लिक्विड में चेंज होगा, और उसके बाद कुछ गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है। मान लो आप ये एक बॉक्स है प्लास्टिक का, अगर इसको भी हम मेल्ट करते हैं तो सेम होगा, जलाते हैं तो ये मेल्ट होगा कुछ लिक्विड में और फिर कुछ गैसियस फॉर्म में। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आपके दरवाजे, आपकी खिड़की, आपके कपड़े, आपके घर का हर हर सामान, कोई भी चीज ऐसा पकड़ो, तो आप अगर उसको मेल्ट करते हो, उसको जलाते हो, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो जलकर राख हो जाता है, कुछ गैस फॉर्म में हो जाता है, और कुछ वो वहां पर आपको दिखता है राख के रूप में। अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन है? हम इंसान, हम सारे इंसान, है ना। हम दुनिया को चलाते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान इस सृष्टि में कोई नहीं है। हम इंसानों को भी, हम जब एक्सपायर करते हैं, हमारा जो डेथ होता है, उसके बाद हमारा क्या किया जाता है? या तो हमें मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, या हमें जला दिया जाता है। इतना बड़ा शरीर जो आपको दिख रहा है, अपने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं, आखिर में हम भी जलकर, कुछ हमारा जो फॉर्म होता है वो राख के रूप में दिखता है, कुछ गैस के रूप में निकल जाता है। तो संसार में जितनी चीजें हैं जो आपके आसपास दिख रही हैं, जो आप जिसको आप टच कर पा रहे हैं, है ना, जिस पदार्थ को, जिस मैटर को आप टच कर पा रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? जब उसको जलाया जाता है किसी भी चीज को, तो वो लास्ट में राख ही बनता है और गैस फॉर्म में चेंज होता है। तो एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप संसार में इस चीज को समझना है, ये फिजिक्स में ये प्रूफ हो गया है, ये साइंटिफिक प्रूवन चीज है
कि सब कुछ एक ही एनर्जी से बना है और हम सबके अंदर एक ही एनर्जी, हम जितने भी लोग हैं एक ही एनर्जी है। इसका एक और बड़ा मैं प्रूफ देना चाहती हूँ। ये शायद मुझे आप सबको ये क्लियर हुआ कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, तो टाइप करिए यस। दुनिया में सारी चीजें एक ही एनर्जी से बनी है। यस। यस, हाँ, थैंक यू। अब जैसे ये समझ में आया कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। दूसरी चीज एक मैं और भी बताना चाहती हूँ कि अब मान लो कि फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं, आपने अगर साइंस में पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कंपन, है ना। एक मशीन ऐसी निकली है जिससे कि अगर इंसान को देखा जाए, बहुत दूर से किसी एक व्यक्ति को देखा जाए, तो वो एक कांपती हुई चीज नजर आता है, एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं। हम सब एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है। अब हमारे शरीर में क्या क्या वाइब्रेट करता है? ब्रेन वाइब्रेट करता है, हार्ट वाइब्रेट करता है, पूरी बॉडी, पूरे सेल्स वाइब्रेट करते हैं, है ना। किसी भी चीज को अगर आप देखिएगा, तो वो एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है, उसके अंदर एक एनर्जी वाइब्रेट होती है ना। तो उस एनर्जी, जो जितनी भी चीजें वाइब्रेट करती है उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कंपन होता है। तो कंपन को नापा जा सकता है ना, कंपन को नापा जा सकता है। और यही जो कंपन है, आप बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं दूंगी आप ही के लाइफ से। जब हम गुस्से में होते हैं, है ना, हम वाइब्रेट करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, हमारा शरीर एक नेगेटिव एनर्जी में वाइब्रेट करता है। और हमारा जो वाइब्रेशन, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब बाहर आता है साउंड के रूप में, जब हम एंगर में होते हैं, गुस्से में होते हैं और हम अपनी जबान से कुछ बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पर? नेगेटिव पड़ता है। उस वक्त पूरा माहौल खराब हो जाता है। हमारी एनर्जी जो है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव है, और उस फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव होने के कारण वो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हमने क्या कर दिया है? नेगेटिव कर दिया है। आप कभी खुश होते हैं, आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो वो जब हमारी हंसने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो कंपन होता है, जो वाइब्रेटिंग एनर्जी जो होती है, वो आसपास के सारे माहौल को खुशनुमा कर देती है। तो ये हमारे ही कंट्रोल में है कि हम अपनी एनर्जी को, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने वाइब्रेशंस को किस फॉर्म में यूज करें। मुझे लग रहा है कि आपको ये साइंस समझ में आ रहा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, है ना, वाइब्रेशन। हाँ, अब हम समझेंगे कि अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेलीफोन, है ना। नहीं, सबसे पहले रेडियो का एग्जांपल लेते हैं। रेडियो में आपने गाना सुना होगा, है ना। तो रेडियो को जब आप ऑन करते हैं और उस पे अगर आप कोई भी चैनल लगाने जाते हैं, 93.5 अगर चैनल आप लगाते हैं, है ना, आपको उस चैनल को सुनना है, तो आप जब उसकी ट्यूनिंग करते हैं 93.5 की, तो वो वही चैनल बजाता है, वही उसी के गाने बजते हैं। और अगर आप विविध भारती पर चेंज करके जाते हैं, तो विविध भारती के चैनल को जब ट्यून करते हैं तो विविध भारती बजता है। आपने कभी सोचा है कि आखिर वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है रेडियो में? क्या आसपास से कोई तार जा रहा है अलग अलग चैनल पर? नहीं। जैसे जब एक रेडियो में कई चैनल्स होते हैं, तो क्या उस चैनल्स को ट्यून करने के लिए कोई तार जाता है, कोई केबल जाता है? नहीं। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी इन्वायरमेंट में है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, उस एयर में है। इस चीज को अच्छे से समझिएगा। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो उस एयर में है, और आप जैसे ही उसको ट्यून करते हैं, वो उस चैनल पर बजने लगता है। ठीक है, उस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर वो बजने लगता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेलीविजन। हम जब जी टीवी लगाते हैं तो जी टीवी आता है, स्टार लगाएंगे तो स्टार आएगा, है ना। रिमोट से जैसे ही हम चैनल चेंज करते हैं, तो जिस चैनल पर हम चेंज करते हैं उस चैनल की ट्यूनिंग वहां होती है। आपने कभी सोचा है, इसका दिमाग लगाया है कि क्यों जैसे ही हम चैनल को चेंज करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, वही चैनल लगता है? वो चैनल कहाँ से आता है? उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है? आप ही के आसपास के इन्वायरमेंट में, इस एयर में है। वो टीवी के चैनल की फ्रीक्वेंसी, रेडियो के चैनल की फ्रीक्वेंसी इसी एयर में है, जिसको आप मात्र एक बटन से ट्यून कर लेते हैं। ये कितना बड़ा साइंस है। आप
उससे भी बड़ा साइंस हमारा मोबाइल फोन, हमारा टेलीफोन, है ना। हम हजारों नंबर हैं, हमारे मोबाइल में सैकड़ों नंबर हैं, और हम अगर अपनी मम्मी को फोन लगाते हैं तो मम्मी को ही फोन लगता है, पापा को नहीं लगता। अगर गलती से पापा को लग गया या किसी और को लग गया तो हम बड़े गुस्से में हो जाते हैं, देखो रॉन्ग नंबर लग गया, टाइम वेस्ट हो गया। आखिर क्यों? जिसको हम जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं उसी को लगता है, किसी दूसरे को नहीं लगता। और इतने हजारों लाखों करोड़ों नंबर हैं, मोबाइल नंबर्स, लेकिन हम जिस नंबर को ट्यून करते हैं, जिस नंबर को लगाते हैं, उसी नंबर पे लगता है ना। ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी एक बहुत बड़ा साइंस। और आपको बता दूं कि इस मैचिंग फ्रीक्वेंसी के साइंस पर ही आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। ये जो पूरे संसार में इतने आविष्कार हुए हैं, इतने जो सुविधा हम लोग ले रहे हैं, हम लोग वाईफाई की सुविधा ले रहे हैं, एक से एक सुविधाएं ले रहे हैं, घर बैठे हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग 5 लोग हैं, अलग अलग जगह पर बैठे हैं एक साथ, लेकिन दिख रहे हैं, है ना। हमने इस फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर ली है, एक साथ हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। तो ये मैचिंग फ्रीक्वेंसी इतना बड़ा साइंस है जिस पर पूरी दुनिया के जितने आविष्कार हैं वो हुए हैं, और उसी पर हमारा संसार टिका हुआ है। और ये जो साइंटिफिक एज है ये उसी पर चल रहा है। अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए एग्री। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो लिखिए एग्री। यस। एग्री। अब देखो, हाँ, थैंक यू। देखिए, अब ये जो आवाज हमारी निकलती है, हमारे मुंह से जो आवाज निकल रही है, जो साउंड निकल रहा है, साउंड आप सबने पढ़ा होगा कि साउंड भी एक एनर्जी है ना। साउंड की एनर्जी, साउंड एनर्जी है, और साउंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत ज्यादा। अब साउंड के बारे में पढ़ने से पहले हम एक मसारू इमोटो नाम के साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, और कैसे समझेंगे कि हर चीज जो हमारे आसपास है वो एक एनर्जी में है, और वही एनर्जी हम सब में है, और जो एनर्जी हमारे अंदर है वही एनर्जी ईश्वर में है, भगवान में है। आपने पढ़ा होगा, गीता में आपने देखा होगा या सीरियल में सुना होगा कि हम सब एक हैं। कई महान लोगों ने बोला है हम सब एक हैं, भगवान हमारे ही अंदर है और भगवान के अंदर हम हैं, हम उनमें वास करते हैं, हमारे अंदर भगवान वास करते हैं। इस तरह की बातें गीता में भी कही गई हैं कि जो एनर्जी आत्मा है वो मरता नहीं है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। वही साइंस में कहा गया है कि जो मैटर है वो खत्म नहीं होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज होता है ना। ये सारी चीजें जो हमने गीता पुराण सब में पढ़ा हुआ है, वही साइंस बहुत सालों बाद साइंस में उसका आविष्कार हुआ। मसारू इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रूफ किया कि पानी के अंदर कितनी शक्ति है, और पानी को, किसी पानी को आप जब वर्ड्स की एनर्जी के साथ उसको मिलाते हैं तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, कितना बड़ा रिजल्ट डालता है। पानी हम लोग रोज पीते हैं, है ना। और उस पानी को अगर हम मैजिकल पानी के रूप में कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, तो वो कितना अच्छा होगा। अगर आपने शायद कई साधु बाबा या इन बारे में सुना होगा कि लोग पानी में कुछ कागज डाल के देते हैं और उसको लोग पीते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, या कुछ ऐसी पानी को लोग मंत्र उच्चारण करके ऐसे ढक कर देते हैं। मंत्र मंत्र जो प्रिस्ट होते हैं, अगर उसको ढक कर कुछ पढ़ वढ़ के देते हैं तो अगर हम पीते हैं तो हम हील हो जाते हैं। इस तरह का है। वो क्यों है और लोग इसको क्यों नहीं समझ पाए हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है। जैसे हर वर्ड्स में, हमारे हर शब्द में शक्ति है, शब्दों में शक्ति है, और साउंड एक एनर्जी है। हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है। हमारे शब्दों में की शक्ति है, हमारे आवाज में शक्ति है, और उन शब्दों की शक्ति को अगर पानी की शक्ति के साथ हम मिला लें तो हम चमत्कार कर सकते हैं। जैसे ये बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल पर देखिएगा, ये मेरा अपना बॉटल है जिस पर कि मैंने अपने अफर्मेशंस लिखे हुए हैं, मेरे वर्ड्स हैं इसमें। मुझे अपने लाइफ में जो चीजें चाहिए मेंटेन करने के लिए, उन वर्ड्स को मैंने लिखा है, और इस बॉटल को मैं मैजिकल वाटर बोलती हूँ, और इसको हम पीते हैं। आपको भी मैं बताऊंगी कि इसके पीछे का साइंस क्या है।
मसारू इमोटो ने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने लोगों को बताया कि पानी में बहुत शक्ति है और पानी में एब्जॉर्ब करने की शक्ति है, ये आप सब भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम अपने बचपन को याद करेंगे कि जब स्कूल के सामने हम गोला खाते थे, बर्फ का गोला, उस एक बर्फ के गोले में, सफेद गोले पर कई कलर्स डाल देते थे। कई कलर्स डालने के बाद हम उसको खाते, तो एक बर्फ का जो सफेद गोला था उसमें कई रंग चले जाते थे। पानी के अंदर, एक साफ पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा गंदा पानी डालोगे तो पूरा का पूरा पानी गंदा हो जाता है। एक बॉटल पानी के अंदर अगर आप एक ड्रॉप कलर डालोगे तो पूरा का पूरा पानी उसी कलर का हो जाता है। एक बॉटल पानी के अंदर एक ड्रॉप गंगाजल डालोगे तो लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा पानी गंगाजल बन जाता है। जो पानी में समाहित करने की शक्ति होती है, किसी भी पानी में दूसरी चीजों को समाहित करने की शक्ति होती है ना। इसीलिए पानी के कलर्स को हम इजीली चेंज कर पाते हैं। पानी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और आपको नहीं पता कि आप जो पानी दिन भर पी रहे हैं उसमें कितनी एनर्जी आपकी जा रही है, और उस पानी को, उस साइंस को अगर समझिएगा, शब्दों की शक्ति को हम पानी की शक्ति के साथ मिला दे तो कितना बड़ा ताकत बनता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने लिया था ग्लास, 2 ग्लास में पानी डाला था और एक ग्लास के ऊपर उन्होंने लिख दिया था लव और दूसरे ग्लास के अंदर लिखा था हेट। और इन दोनों ग्लास को, एक पर कागज से लव चिपका दिया था, दूसरे पर हेट चिपका दिया था, उसको फ्रीजर में रखा। जब सुबह फ्रीजर से उन्होंने दोनों ग्लास को बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि जिस पर लव लिखा हुआ है वो सुंदर सा मोती जैसा बर्फ जमा हुआ है, जिस पर हेट लिखा हुआ था वो एकदम डरावना शेप का बर्फ जमा हुआ था। तो पहले दिन उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये इत्तेफाकन हो गया हो, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप अभी नाम लिख लीजिए और आप गूगल पर सर्च करिएगा, मसारू इमोटो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वाटर एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे पास भी पिक्चर में, ग्रुप में मैं पिक्चर्स को भेजूंगी। उन्होंने उसके बाद कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को लिया और उसको लिखकर उसका बर्फ जमाया, कुछ नेगेटिव वर्ड्स को लिया और उसको लिखकर बर्फ जमाया, जैसे आई हेट यू, आई लव यू, और और थे पीस, उसके बाद था बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे, क्राइम, फिर मर्डर, और कई कई ऐसे वर्ड्स थे जो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को उन्होंने लिया और कुछ नेगेटिव्स को लिया, और उसको जब उन्होंने सारे में देखा कि जितने नेगेटिव वर्ड्स थे उनके जो बर्फ जमे थे वो बहुत डरावने और गंदे शेप के थे, और जितने पॉजिटिव वर्ड्स के थे बर्फ वो बहुत ही सुंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि पानी में समाहित करने की शक्ति होती है, और हम जो शब्द बोलते हैं, हमारे जो अच्छे शब्द होते हैं या बुरे शब्द होते हैं, वो पानी पर बहुत ज्यादा उसका असर होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना % पानी है? क्या किसी को पता है कि हमारे शरीर का कितना हिस्सा पानी है? 70 to 75% हिस्सा हमारे शरीर में पानी का है। और आप ये समझिए कि जब पानी पर गलत शब्दों का या अच्छे शब्दों का इतना असर होता है तो हमारे शरीर के 75% अगर पानी है, तो अगर हम जो बोलते हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे जो साउंड है, वो अगर नेगेटिव होते हैं या बुरे होते हैं तो हमारे शरीर पर उसका कितना गहरा असर होता होगा। और उन्हीं जो नेगेटिव शब्द, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो हम लगातार उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, और वो हमारे शरीर में जाकर, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना है, हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, नकारात्मक शब्दों का या सकारात्मक शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, और हमारे शरीर में 75% पानी है, उस पर जाकर नेगेटिव वर्ड्स जो हैं बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में बैठता है। हमारे नेगेटिव वर्ड्स हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के पानी के अंदर बीमारियों के रूप में बैठता है। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? सर दर्द, माइग्रेन, गले का दर्द, पेट का दर्द, आपको साइटिका, कहीं भी अगर शरीर में कोई दर्द या परेशानी है, वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना,
जितनी भी बीमारियों का नाम, हार्ट में ब्लॉकेज, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स, वो एक दिन में नहीं होती आपके शरीर में, नहीं, सालों लगते हैं। और जितने नेगेटिव वर्ड्स आप बोलते हैं, उन सारे वर्ड्स का असर आपके शरीर के अंदर होता है, और बीमारी के रूप में जब वो टॉलरेट नहीं कर पाता है तो बीमारी के रूप में वो बाहर आता है। तो अब से ये करना है कि चुन कर बोलना है, अच्छे शब्द का बोलना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा बोलिए, सकारात्मक बोलिए, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। आपने एक चीज नोटिस की है कि अगर आपको कभी गुस्सा आता है, किसी और पर आता है, ऑब्वियसली दूसरों पर आता है, जैसे मेरे बच्चों पर आ रहा है, मुझे गुस्सा आया, तो जब मैंने अपने बच्चों को डांटा, तो मैंने तो उनकी गलती के लिए उनको डांटा, है ना, कि उन्होंने गलती किया। लेकिन जब उसकी गलती के लिए मैंने जब डांटा, तो आखिर उसको डांटने के बाद हमें कैसा लगता है? किसी को कुछ खराब बोलने के बाद हमारे अंदर कैसी फीलिंग होती है? हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमने किसी की गलती के लिए डांटा उसको। लेकिन हम खुश कहाँ होते हैं? हम किसी को खराब बोलकर खुद भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो अपने अंदर से जो नेगेटिव वर्ड्स निकाले, आपने बोला किसी और को, लेकिन उसका इम्पैक्ट और किसको हुआ? आपको भी हुआ। आपके अंदर भी वो इम्पैक्ट गया और आपके लिए भी वो नेगेटिव हो गया, और आप इसलिए उसको बुरा फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पानी वाली साइंस और एनर्जी के बारे में आप सबको समझ आया। समझ आया तो लिखिए एग्री, या एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा है। और एक और मैं टास्क दूंगी आप सबको, आज के आज सबको अपने घर में जाके बर्फ जमाना है, एक पॉजिटिव वर्ड्स का, एक नेगेटिव वर्ड्स का। ट्रूथ हो सकता है, जैसे कोई भी जो अच्छा वर्ड हो, लव हेट तो कॉमन है, थैंक यू लिख सकते हैं आप। आज एक्सपेरिमेंट करिएगा इसका, और देखिए कि आप कैसा बर्फ जमता है, तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच ये कितना बड़ा साइंस है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं, जो इतना बड़ा मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। ये जो 4 सेंटेंसेस है वो ओपनो ओपनो प्रेयर के, ये हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, देखिए ये चारों सेंटेंसेस कितनी पावरफुल हैं। आई एम सॉरी क्यों? हम सॉरी शब्द का यूज नहीं करना चाहते। बहुत कम लोग होते हैं जो फटाफट फटाफट सॉरी बोलते हैं। बहुत देर लगती है हमें किसी को सॉरी बोलने में। ये इतना प्यारा शब्द है कि अगर आप किसी को सॉरी बोल देते हैं तो आपके रिश्ते कभी वहां बिगड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है। और जैसे ही होती है और आप सॉरी शब्द का यूज करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए क्षमा कर दीजिए, तो आपके जो रिश्ते हैं और वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही किसी को भी ये समझ आएगा कि आप इस चीज को फील कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है और आपने क्षमा मांगा है, तो वो आपको इजीली क्षमा कर देगा। हालांकि ये जो सेंटेंसेस है हम यूनिवर्स से बोलते हैं, भगवान से बोलते हैं। चूंकि यूनिवर्स शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए यहाँ पर कर रही हूँ कि हम सब अलग अलग धर्म और प्रांत से आते हैं। कोई कुछ बोलता है, भगवान बोलता है, कोई भगवान को कोई और नाम से अल्लाह बोलता है, अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो हम एक यूनिवर्स नाम, कॉमन नाम रखेंगे। ये जो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी हम बोलते हैं, वो यूनिवर्स को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू क्यों? क्योंकि आपने मुझे क्षमा कर दिया, हमने आपसे सॉरी बोला, इसलिए थैंक यू। और आई लव यू, आई लव यू दुनिया का सबसे सुंदर सेंटेंस है। आई लव यू शब्द ऐसा है कि अगर आप इसका प्रयोग बार बार करते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो आपके पास कोई परेशानी आएगी ही नहीं। आप सबने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब हम नए रिलेशनशिप में होते हैं, कहीं भी नई जगह पर होते हैं, तो नई नई शादी होती है या नई नई कोई भी नया रिलेशनशिप होता है, या कहीं नया जगह पर ऑफिस में हम जाते हैं, उस वक्त अगर हमसे थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हम फटाफट सॉरी बोलते हैं। और नए रिश्ते में, नई शादी में फटाफट आई लव यू बोलते हैं, बड़े आराम से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चारों शब्द किसी ने थोड़ा भी काम कर दिया तो हम जल्दी से थैंक यू बोल देते हैं।
और नए नए जो रिश्ते होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, कुछ सालों तक बड़े अच्छे होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? उस इंसान में कोई गड़बड़ नहीं है जो अभी आपके उसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, या उस वक्त भी वो इंसान उतना अच्छा नहीं था कि आप उससे उतना ज्यादा प्यार कर रहे थे। नहीं, उस वक्त आप इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और वो भी कर रहे थे बार बार आई एम सॉरी का प्रयोग, प्लीज फॉरगिव मी, या थैंक यू का प्रयोग, आई लव यू का प्रयोग, कि उन अच्छे शब्दों के कारण आपके जो रिश्ते थे वो कुछ सालों तक बहुत अच्छे रहे, कुछ दिनों तक बहुत अच्छे रहे। और जैसे जैसे हम पुराने हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे वैसे ये जो कटसी वाली लैंग्वेज होती है हम भूल जाते हैं, और लोगों को मतलब क्या उसको कहा जाए, इस तरीके से लेते हैं कि अब तो नहीं भी बोलेंगे तो काम चलेगा। तो होता क्या है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ने लगता है, या नहीं भी बिगड़ेगा तो उतना उसमें इंजॉयमेंट नहीं रहता है जो शुरू में होता है। ये शब्द बहुत ही सार्थक शब्द हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको हम यूनिवर्स से बोलते हैं। होप नो प्रेयर दो तरीके से होता है। एक बेसिक होता है। बेसिक का मतलब ये है कि किसी भी और इंसान के लिए आप सिर्फ इस 4 सेंटेंस को बोलिए, उसका नाम पकड़ के, और आप उसके लिए रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी से अनबन हुई है, मेरे बच्चे का नाम ओम है, तो मैंने उसको डांटा या गुस्सा किया, या मेरे मन में या उसका कुछ गड़बड़, कुछ ऐसा हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू ओम, आई लव यू ओम। आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू, आई लव यू ओम। उस इंसान का नाम लेके बोलना है। आपकी हेल्थ अगर खराब है ना, हेल्थ में इश्यूज हैं, तो मान लीजिए कि मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, और बीपी की मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन बीपी को क्योर करना है, तो अपनी उस बीपी को लेकर उसको नाम पकड़ के अपने लिए करना है। तो उस डिजीज का नाम लेंगे, कोई भी बीमारी, कहीं भी पेन हो, नेक पेन हो, हेडेक हो, कुछ भी हो, तो वहां पर रखकर उस चीज को, उस पोर्शन को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू करेंगे। 108 टाइम्स करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पावर है। रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं, करियर में, मनी वाइज में भी कर सकते हैं। मनी के लिए तो बहुत चमत्कारिक तरीके से काम करता है, हर चीज के लिए बहुत ही चमत्कारिक तरीके से काम करता है। ये 4 सेंटेंसेस है। एक बेसिक होपनोपनो होता है, दूसरा होता है एडवांस। एडवांस में क्या होता है कि हम जब किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, है ना। जब आप कोई भी काम जिम्मेदारी से करते हैं तो आप उसको बड़े अच्छे से करते हैं, क्योंकि पता है कि आप ही को वो करना है, और इसको आप जिम्मेदारी लेकर करिएगा तो आप कोशिश में रहते हैं कि ये काम बहुत अच्छे से हो। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एडवांस होपनोपनो होती है, जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस सिचुएशन के लिए, उस इंसान के लिए जो यूलेन ने किया था। डॉक्टर यूलेन ने उन पेशेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिम्मेदारी ली थी, और उनकी जिम्मेदारी लेकर उन्होंने उनको ठीक किया था। कैसी जिम्मेदारी? यूलेन ने जिम्मेदारी लिया था कि उस क्राइम के पीछे उनका भी हाथ है। कैसे? मान लो एक इंसान चोर है और मर्डरर है, और हम एक भले इंसान हैं, तो उस मर्डर के लिए हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? सोचने की बात है। हमने तो कोई मर्डर नहीं किया, वो अगला इंसान बुरा है, हम क्यों जिम्मेदारी लें? हमें जिम्मेदारी इसलिए लेना होगा, हमने ही वैसे लोगों को बनाया। कैसे? दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, अपराध जो करते हैं, जितने अपराधी हैं, क्या वो जन्मे थे अपराधी? नहीं, किसी का जन्म अपराधी रूप में नहीं हुआ है, बच्चे रूप में ही हुआ है ना। और वो जैसे जैसे बड़े हुए हैं इस संसार में, जैसे जैसे उनका ग्रोथ हुआ है, उन्होंने उन चीजों को अडॉप्ट किया है जो चीजें उनके आसपास नेगेटिव थी। हमारे जैसे लोग, हम जो किसी को भी बड़ी आसानी से बुरा बोल देते हैं, खराब बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं, हमारे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो कहाँ जा रही हैं? वो वैसे लोगों को जन्म दे रही हैं। आपने सुना होगा कि गौतम बुद्धा एक जगह बैठकर मेडिटेट किए, और उस पूरे जगह को, उन्होंने पूरे गांव को हील किया था। उस पूरे गांव में एक भी अपराधी नहीं थे।
वो जहाँ बैठकर तपस्या करते थे, दूर दूर तक वहां कोई अपराध नहीं होता था। क्यों? एक इंसान ने इतने सारे अपराधियों को कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि उस इंसान ने सारे लोगों की जिम्मेदारी ली। कैसे हम कोई भी एक इंसान घर में एक जिम्मेदारी लेते हैं, मान लो एक जो लेडी है वो घर में सबके लिए खाना बनाती है, वो सबको खाना परोसती हैं, देती हैं, खिलाती हैं, सब कुछ करती हैं। वो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ले ली है। एक पुरुष है जो घर के जो मेल मेंबर हैं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल चीजों की ले लेते हैं, वो खर्चे करते हैं, कमा कर आते हैं, घर को अच्छे से रखते हैं, क्या जरूरतें हैं वो पूरी करते हैं। ये जैसे ही हम जिम्मेदारी ले लेते हैं, उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, और दुनिया में जितने अपराध हैं, जितनी बुरी चीजें हैं, जितनी नेगेटिव फीलिंग्स है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबने क्रिएट किया है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही लेकर हम किसी को, मान लो कि मान लीजिए कि मुझे अपने बच्चे को ही हील करना है, उससे कोई गलती हुई है, गलती उसने की है, लेकिन मुझे जिम्मेदारी लेनी है कि उस गलती में कहीं ना कहीं मेरा भी क्या है, हाथ है। मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है, कुछ बोला है, कुछ उसके लिए क्रिएट किया है नेगेटिविटी, जिसकी वजह से उसने वो काम किया। कोई भी व्यक्ति शुरू से आलसी नहीं होता है। अगर घर में आपके कई बच्चे हैं, कई लोग हैं, एक इंसान बहुत एक्टिव होता है, एक आलसी होता है। क्यों? उसने कभी बचपन में एक बार आलस किया होगा, नहीं उठा होगा। दो बच्चे हैं घर के, एक आलसी है, एक एक्टिव है। उसको हमने कहना शुरू कर दिया, तुम आलसी हो, तुम लेजी हो, तुम लेजी हो। दूसरे दिन फिर उसको बुरा लगा कि उसको लेजी कहा जा रहा है, तीसरे दिन बुरा लगा कि लेजी कहा जा रहा है, लेकिन चौथे दिन से उसने अपने आप को क्या मान लिया, मैं लेजी हूं, क्योंकि सब लेजी बोलते हैं, और वो लेजी होता चला गया। कोई भी इंसान शुरू से ही बुरा नहीं होता है, या उसके अंदर वो चीज